सरकार ने अब तीनों कृषि कानून को रद्द करने की औपचारिक प्रक्रिया को भी पूरा कर दिया है। इसी कड़ी में आज पीएम की अगुवाई में एक कैबिनेट की मीटिंग होगी, जिसमें तीनों कृषि कानून की वापसी का ऐलान कर दिया है। बता दें कि सांसद के इसी शीतकालीन सत्र में पेश किया जाना आज कैबिनेट की मीटिंग में इस बिल की विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई, जिसके बाद कैबिनेट की मोहर के बाद इसे 29 नवंबर से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है। लोकसभा सचिवालय के बुलेटिन के अनुसार सत्र के दौरान तीनों कृषि कानून को निरस्त करने की संबंधित विधेयक पेश किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। गुरु पूर्णिमा के दिन पीएम मोदी ने राष्ट्र के संबोधन में दौरान तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था। बता दें कि पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा था कि उन्हें सत्ता संभालने के बाद से ही किसानों के हित में कई बड़े फैसले किए हैं। छोटे और सीमांत किसानों की स्थिति को देखते हुए उन्होंने 3 नए कृषि कानूनों का प्रावधान लिया था, लेकिन वे किसानों के एक वर्ग को समझा पाने में नाकाम रहे। इसीलिए उन्होंने कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया है। वहीं पीएम मोदी ने हाथ जोड़कर देश की जनता से माफी भी मांगी थी। आपको बता दें, संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर को शुरू होगा और इसके 23 दिसंबर को समाप्त होने की संभावना है। वहीं लोकसभा एवं राज्यसभा सचिवालय के एक बयान के अनुसार 17वीं लोकसभा का 7वां सत्र 29 नवंबर 2021 को शुरू होगा। सरकारी कामकाज की आवश्यकताओं के अधीन सत्र के 23 दिसंबर 2021 को समाप्त होने की संभावना है। वहीं राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने पर 3 कृषि कानूनों को निरस्त किया जाएगा। बिल पारित होने पर कितना समय लगेगा, ये सरकार की प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा। हालांकि पीएम की घोषणा से अनुमान यही लगाया जा सकता है कि 2 दिनों में ही दोनों सदनों से बिल पारित होकर राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए भेज दिया जाएगा। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि सत्र शुरू होने के पहले हफ्ते में ही तीनों कृषि कानून वापस ले लिए जाएंगे। आज गुरु नानक देव जी का भी पवित्र प्रकाश पर्व है। मैं विश्व भर में सभी लोगों को और सभी देशवासियों को इस पावन पर्व पर हार्दिक बधाई देता हूं। ये भी बहुत सुखद है कि 1.5 साल के अंतराल के बाद करतारपुर साहिब कॉरिडोर अब फिर से खुल गया है। साथियों, अपने 5 दशक के सार्वजनिक जीवन में मैंने किसानों की परेशानियों को, उनकी चुनौतियों को बहुत करीब से देखा है, महसूस किया है। इसलिए अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा और आरएलडी गठबंधन कर मैदान में उतर रहे हैं, तो अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की जोड़ी को यूपी के लड़का पार्ट 2 की तरह देखा जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जयंत और अखिलेश की जोड़ी बीजेपी को चुनौती में मात दे सकेगी? उत्तर प्रदेश की सियासत में 2017 के बाद 2022 के चुनावी रण में एक बार फिर से यूपी के लड़के का सियासी जलवा देखने को मिल सकता है। पिछले चुनाव में मोदी लहर पर सवार बीजेपी से मुकाबला करने के लिए सपा कांग्रेस के साथ आई थी, तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी को यूपी के लड़के के नाम दिया गया था। बता दें कि दोनों ही सूबे के सड़कों पर जमकर प्रचार किया था। इसके बावजूद अखिलेश और राहुल की जोड़ी सफल नहीं रही। वहीं अब 5 साल के बाद एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के चुनावी संग्राम में यूपी के लड़के उतर रहे हैं, लेकिन किरदार और जोड़ी थोड़ी अलग है। इस बार सपा कांग्रेस नहीं बल्कि सपा आरएलडी गठबंधन कर चुनाव में उतर रहे हैं, तो वहीं अखिलेश और जयंत की जोड़ी को यूपी के लड़का पार्ट 2 के नाम के तरह देखा जा रहा है।
ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जयंत अखिलेश की जोड़ी क्या बीजेपी को चुनावी मात दे सकेगी? वहीं 2022 के चुनाव के लिए सपा बड़े दलों के बजाय छोटे दलों से गठबंधन करने में लगी है। पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के साथ हाथ मिलाने के बाद अब अखिलेश यादव ने पश्चिमी यूपी में अपनी सीमाकरण को दुरुस्त करने के लिए जयंत चौधरी की आरएलडी से गठबंधन फाइनल कर दिया है। वहीं अखिलेश यादव और जयंत के बीच मंगलवार की मुलाकात के बाद सपा आरएलडी के गठबंधन की पुष्टि कर दी गई। अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने बढ़ते कदम कैप्शन के साथ अपनी और अखिलेश की एक तस्वीर भी ट्वीट की, जिसमें वो एक दूसरे के हाथ पकड़े हैं। वहीं अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी के साथ एक तस्वीर साझा की और कैप्शन लगाया, जयंत चौधरी के साथ बदलाव की ओर। सपा अध्यक्ष से मिलने के बाद जयंत चौधरी ने कहा कि दोनों दलों के बीच चुनाव लड़ने पर सहमति बन गई है। हालांकि दोनों दलों के बीच अभी सीटों का बंटवारे का फॉर्मूला सामने नहीं आया है, लेकिन आरएलडी को 36 सीटें मिलना तय है। वहीं अखिलेश और जयंत चौधरी के मिलकर चुनावी मैदान में उतरने से पश्चिमी यूपी के सियासी समीकरण बदल सकते हैं। पश्चिमी यूपी की सियासत में जाट और मुस्लिम काफी अहम भूमिका अदा कर सकते हैं। वहीं आरएलडी का कोर वोट बैंक जहां जाट माना जाता है तो सपा का मुस्लिम। ऐसे में अखिलेश ने अपने साथ जयंत को जोड़कर मुस्लिम जाट वोटों का मजबूत कॉम्बिनेशन बनाने की कवायद की है। बता दें कि 2017 के विधानसभा चुनाव में पश्चिम यूपी की कुल 136 सीटों से 109 सीटें बीजेपी ने जीती थी, जबकि 20 सीटें सपा के खाते में आई थी। कांग्रेस ने 2 सीट और बसपा ने 3 सीटें जीती थी। वहीं 1 सीट आरएलडी ने जीती थी, जिसके बाद बीजेपी का दामन थाम लिया था। ये सिलसिला 2019 में लोकसभा चुनाव में जारी रहा। वहीं 2014 के मुकाबले में सपा और बसपा ने मुस्लिम बहुत सीटों पर जरूरी जीत दर्ज करने में सफल रही थी। हमारे लोग हल्ला बहुत करते हैं, बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, बहुत जल्दी घर जाते हैं। आज आपने हरेक कार्यकर्ता के आत्मविश्वास को जिला कर दिया। जिन्हें आप आंदोलन नहीं करते थे, हर अच्छे नागरिक को आंदोलन नहीं करना पड़ेगा। अगर आप अपने दिल्ली की हम लोग खड़े हैं और यहाँ जो फैसला हम लोगों के देश तक को पहुंचेगा, मैं उनको ये उम्मीद दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी फैसला वहाँ दिल्ली में बैठे लोग लेंगे, लोकदल का हर कार्यकर्ता उनके साथ रहेगा। हमें एमएसपी की लड़ाई भी लड़नी है, बिजली के कानून की वापसी भी लड़ाई भी शामिल हो गए हैं। धन्यवाद। एक दिन जा सकता हूँ, एक दिन, क्योंकि आपने भी देखा 5 साल हम लोग लड़ते रहे, लोकदल का वर्कर रोकता नहीं है। कई बार बैरियर लगाए, मैं भी कूद के निकल गया अपने रोकने की कोशिश की। जैकेट पहनो तो निकल, तो ना पहनो तो मोदी जी के मौसम देख रहे हैं। मंच पर आदरणीय सलीम शेरवानी साहब और बड़ी संख्या में जो आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मैं सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। बल्कि हर जगह ये बीमारी फैल रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार, जहां हम सब लोग रह रहे हैं, उनका एक ही निर्णय है कि जितने कम टेस्ट होंगे उतनी ही कम बीमारी दिखाई देगी। जो कर रही है सरकार को ये सोचना चाहिए कि पुश्तैनी घर मकानों पे अगर बुलडोजर चलेंगे तो देश में न जाने कितने ऐसे